हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग बैंकर्स। दिस इज संध्या एंड आज का जो सेशन रहेगा हमारा, इसमें हम 2-3 स्कीम्स जो हैं वो कवर करेंगे, जैसे आपका पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। एंड ये जो स्कीम है इसके साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि इफ यू वांट टू एनरोल फॉर आवर फुल कोर्सेज यू कैन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड आप स्कैन कोड को भी, जो आपको क्यूआर कोड गिवन है, इसको भी स्कैन करके यू विल बी एबल टू गेट दी इंफॉर्मेशन। तो बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस जो रहेंगी वो स्टार्ट हो रही हैं, जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग द लाइव सेशन। तो टेक द बेनिफिट ऑफ दैट, डू एनरोल योरसेल्फ, द लिंक इज गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड सबसे पहले जो स्कीम कवर करेंगे दैट इज अबाउट पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, तो अगर मैं ये स्कीम के नेम से इसका ऑब्जेक्टिव ड्राइव करने की कोशिश करूं, व्हाट विल यू गेट? you will be you are seeing here that it's a जीवन ज्योति बीमा। इट मीन्स व्हाट, कि आपका लाइफ जो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस जो है, लाइफ कवर जो है वो प्रोवाइड करेगा आपको। लिखा है ना वर्ड जीवन ज्योति, है ना, जीवन ज्योति बीमा, कि जो आपका लाइफ है, लाइफ कवर करेगी ये जो स्कीम है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस जो है ये जो स्कीम है ये आपका लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। आपका जो लाइफ है वो कवर करेगी। अगर कोई डेथ होगी यहाँ पे ड्यू टू एनी रीजन, वो कवर करा जाएगा ये स्कीम के अंदर। ठीक है, तो जो भी हम आज स्कीम डिस्कस करेंगे, हम कुछ की जो यहाँ पे की पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो स्कीम्स है उसको कवर करेंगे। जैसे कि स्कीम किसके बारे में है ना, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन है, क्या प्रीमियम आपको पे करना है। ठीक है, ये जो प्रीमियम आपने पे करना है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर पे करना है, मंथली बेसिस के ऊपर, है ना, क्या पीरियोडिसिटी रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये जो की पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए तीनों जो स्कीम्स हैं उसको कवर करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहली स्कीम के साथ, दैट इज पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। तो सबसे पहले अगर मैं स्कीम की बात करूं तो ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, जिसको आप ईयर बाय ईयर रिन्यू करवा सकते हो। ठीक है, जिसको आप ईयर बाय ईयर रिन्यू करवा सकते हो। ये स्कीम बेसिकली कवर क्या करेगी कि अगर पर्सन की डेथ होगी किसी भी कारण से, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि भाई अगर एक्सीडेंट से ही डेथ हुई तो ही आपको यहाँ पे कवरेज जो है मिलेगी ये स्कीम के अंदर। ड्यू टू एनी रीजन अगर यहाँ पे डेथ हुआ तो वो केस में यहाँ पे आपको जो है सम अश्योर्ड जो अमाउंट है वो प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, सम अश्योर्ड अमाउंट की बात करूँ तो वो कितना है, 2 लाख। ठीक, ये जो स्कीम है ये एडमिनिस्टर कौन करता है, एलआईसी या फिर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन पार्टनरशिप विद बैंक या पोस्ट ऑफिस। एलिजिबिलिटी क्या है, जो भी पर्सन यहाँ पे जो एज बार है 18 से 50, ठीक है, जो भी पर्सन यहाँ पे 18 से 50 ईयर के बीच में है वो एनरोल कर सकते हैं ये स्कीम के लिए। एंड इनके पास क्या है, एक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, सेविंग अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में जो है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट जो है ये होना चाहिए अगर पर्सन ये स्कीम के अंदर एनरोल करना चाहते हैं। एज क्राइटेरिया जरूर ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 18 से 50 साल, ठीक है, अगर आप 18 से 50 साल के बीच में हो तो आप ये जो स्कीम है इसके अंदर एनरोल करवा सकते हो। मैंने आपको बोला कि 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जिसे हम रीन्यू करवा सकते हैं, है ना, रीन्यू करवा सकते हैं। 1 साल के बाद आपने फिर प्रीमियम पे करा, फिर आप जो है ये स्कीम के अंदर कवर हो जाओगे। एंड ये जो प्रीमियम आपने पे करना है, आपको यहाँ पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, ऑटो डेबिट फैसिलिटी। मतलब हर साल यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो प्रीमियम की अमाउंट है ना आपके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगी। आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, ऑटो डेबिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड है ये स्कीम के अंदर। ठीक है, कि ऑटोमेटिकली जो है 1 ईयर जब कंप्लीट होगा तो जो प्रीमियम की अमाउंट है वो डिडक्ट कर ली जाएगी। ठीक, बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सम अश्योर्ड है कितना मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया, सम अश्योर्ड मिलेगा यहाँ पे 2 लाख रुपीज। सम अश्योर्ड कितना है, 2 लाख रुपीज, कि अगर यहाँ पे डेथ होगी ड्यू टू एनी रीजन तो वो केस में आपको कितना सम अश्योर्ड मिलेगा, कितना अमाउंट जो है उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे, 2 लाख। ठीक है, एंड इसके लिए आपको प्रीमियम पे करना है, हर साल आपने यहाँ पे क्या है, प्रीमियम पे करना है। एंड वो प्रीमियम की अमाउंट कितनी है, 436। ये रिवाइज्ड अमाउंट है, पहले जब ये स्कीम आई थी तो प्रीमियम कितना था, 330। प्रीमियम कितना था, 330। अभी ये जो प्रीमियम की अमाउंट है इसे रेज करा गया है अप टू 436 पर एनम।
ठीक है। हर साल 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, 1 साल के बाद इसे रीन्यू करवा सकते हो, आप प्रीमियम पे करो, ऑटो डेबिट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड है, सेविंग अकाउंट होना चाहिए या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना चाहिए, एज क्राइटेरिया जो है 18 से 50 साल का है, तो आप ये स्कीम के अंदर एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं एनरोलमेंट पीरियड की बात करूं तो नॉर्मली हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि भाई एनरोलमेंट पीरियड जो है वो कितना होगा, है ना। जब भी हम बैलेंस शीट्स भी देखते हैं तो हमने बैलेंस शीट्स में भी देखा है कि 1 अप्रैल से हमें जो है देखने को मिलता है 31 मार्च, है ना। एंड या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर देखने को मिलेगा, या फाइनेंशियल ईयर देखने को मिलेगा, या कैलेंडर ईयर देखने को मिलेगा। तो एनरोलमेंट पीरियड को लेके भी यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान में रखिएगा, जो ये एनरोलमेंट पीरियड है आपका जीवन ज्योति बीमा योजना का, ये है 1 जून से 31 में, ठीक है। ये है 1 जून से 31 में, 1 जून से 31 में। मैंने आपको क्या बोला कि 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस कवर है, 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस कवर है जो स्टार्ट होगा 1 जून से 31 मई तक, ठीक है। 1 जून से 31 मई तक, एंड 1 जून से 31 मई तक आपको यहाँ पे कितना प्रीमियम पे करना है, 436 पर एनम। पहले कितना था, 330, 436 पर एनम। अभी मान लो कि कोई पर्सन है, वो बोले कि कोई पर्सन है उसने जून में जो है ये स्कीम के अंदर एनरोल करा, ठीक है। कोई पर्सन है उसने यहाँ पे मान लो अक्टूबर में जो है ये स्कीम के अंदर एनरोल करा, कोई पर्सन है उसने दिसंबर में ये स्कीम के अंदर एनरोल करा, किसी ने मार्च के अंदर ये स्कीम में एनरोल करा। माइट बी पॉसिबिलिटी ना, हो सकता है कोई मई में भी करे, ठीक है, हो सकता है कोई मई में भी एनरोल करे ये स्कीम के अंदर। तो क्या यहाँ पे जब आप एंटर कर रहे हो ये स्कीम के अंदर डिफरेंट यहाँ पे जो मंथ्स हैं उसमें, तो क्या आपको यहाँ पे हर केस में 436 प्रीमियम ही पे करना है? आप तो अगर मान लो दिसंबर में एंटर कर रहे हो तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट आपने जून से लेकर दिसंबर तक तो आप कवर नहीं थे ये स्कीम के अंदर, फिर भी क्या आप यहाँ पे 436 प्रीमियम पे करोगे? इट्स आंसर इज नो। तो यहाँ पे क्या करा, ये जो 1 ईयर है ना, इसको यहाँ पे क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया। 1 ईयर को यहाँ पे 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया कि अगर आप भाई फर्स्ट क्वार्टर के अंदर एनरोल कर रहे हो तो आपने इतना प्रीमियम पे करना है, अगर आप सेकंड क्वार्टर के अंदर एनरोल कर रहे हो तो आपने इतना प्रीमियम पे करना है, थर्ड क्वार्टर के अंदर एनरोल कर रहे हो तो इतना प्रीमियम। प्रो राटा बेसिस के ऊपर आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से क्वार्टर में एंटर कर रहे हो ये स्कीम के अंदर, ठीक है। अभी हम वही डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे 4 क्वार्टर में जो है ये स्कीम जो है, ये जो प्रीमियम है इसको डिवाइड करा गया, ये जो पीरियड है इसको डिवाइड करा गया। जून जुलाई अगस्त पहला क्वार्टर, सितंबर अक्टूबर नवंबर सेकंड क्वार्टर, दिसंबर जनवरी फरवरी थर्ड क्वार्टर, मार्च अप्रैल मई फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में एंटर कर रहे हो तो भाई आपने फुल प्रीमियम पे करना है 436 रुपए, ठीक है। अगर आप चाहे जून में एनरोल कर रहे हो, चाहे जुलाई में एनरोल कर रहे हो, चाहे अगस्त में एनरोल कर रहे हो, ये फर्स्ट क्वार्टर ही गिना जाएगा एंड आपको यहाँ पे फुल प्रीमियम पे करना है, दैट इज 436। अगर आप सितंबर अक्टूबर या नवंबर ये महीने में किसी भी महीने में आप एनरोल कर रहे हो तो 342 प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा प्रोराटा बेसिस के ऊपर। अगर आप दिसंबर जनवरी फरवरी में एनरोल कर रहे हो देन यू हैव टू पे 228 प्रीमियम। अगर आप मार्च अप्रैल में फोर्थ क्वार्टर में एंटर कर रहे हो ये स्कीम के अंदर तो प्रोराटा बेसिस के ऊपर आपको प्रीमियम पे करना है 114 रुपीज, ठीक है। तो ये जो है एनरोलमेंट पीरियड कि आप कब एनरोल कर रहे हो, कौन से क्वार्टर में एनरोल कर रहे हो, प्रो राटा बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे क्या है प्रीमियम पे करना है, ठीक है। अब ये जो प्रीमियम आपने पे करा है ना, 436 पे करा, 432 पे करा, 228, 114, आपने ये जो प्रीमियम है ये पे करा, ये डिवाइड करा जाएगा। किस तरीके से डिवाइड करा जाएगा? कुछ परसेंटेज यहाँ पे जो है इंश्योरेंस कंपनी लेगी, कुछ यहाँ पे जो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या एजेंट्स हैं वो लेंगे, कुछ यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए रखा जाएगा, ठीक है। तो सारा तो नहीं आपको याद करने की जरूरत, लेकिन अगर आप 436 जो है फुल जो प्रीमियम है इसका अगर आप एप्रोप्रिएशन ध्यान में रख पाओ तो वेल एंड गुड, ठीक है, अनफ है। इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे अगर आप कौन से क्वार्टर में एंटर कर रहे हो
उसके अकॉर्डिंग आपने प्रीमियम पे करना है एंड किस अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट करा जाएगा बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, सॉरी बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है, एक बार के लिए देख लेना, लेकिन ध्यान में आपने 436 वाला क्राइटेरिया जरूर रखना है, ठीक है। तो अगर आप 436 प्रीमियम पे कर रहे हो, फर्स्ट क्वार्टर में आपने 436 प्रीमियम पे करा, तो इंश्योरेंस कंपनी इसमें से कितना लेगी? 395, ठीक है। यहाँ पे रीइंबर्स करे जाएंगे एक्सपेंसेस, जो भी यहाँ पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है, कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं, इनके लिए 30 जो है पर एनम यहाँ पे जो रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस हैं वो रहेंगे ये 436 में से, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो रहेंगे वो 11 रहेंगे, ठीक है। 436 की एप्रोप्रिएशन बताइए मैंने। इसी तरीके से 432 के केस में इंश्योरेंस कंपनी 309 लेगी। 228 थर्ड क्वार्टर में जो प्रीमियम होगा वो केस में इंश्योरेंस कंपनी 206 लेगी एंड फोर्थ क्वार्टर में 103 लेगी इंश्योरेंस कंपनी। एंड जो यहाँ पे रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस रहेंगे बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए या एजेंट के लिए, वो हमें देखने को मिलेंगे 30, 22.50, 15 एंड 7.50 रिस्पेक्टिवली फॉर ईच क्वार्टर। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो 11, 10.50, 7 एंड 3.50 यहाँ पे रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस रहेंगे आपके अकॉर्डिंग टू द क्वार्टर, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया है अप्रोप्रिएशन का कि किस तरीके से जो प्रीमियम की अमाउंट है डिवाइड करी जाएगी, ये हमने अभी डिस्कस करा अंडर पीएम जो आपका जीवन ज्योति बीमा योजना है उसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो एक बार के लिए रिकॉल कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे जीवन ज्योति बीमा योजना अभी पढ़ी। सबसे पहले ये जो स्कीम है ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा कि 5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसको रीन्यू करवा सकते हो आप, ऑटो डेबिट फैसिलिटी प्रोवाइड है। प्रीमियम कितना पे करना है डिपेंड करता है आप कौन से क्वार्टर में एंटर कर रहे हो। अगर मैं एनुअल प्रीमियम की बात करूं तो कितना है? 436। एडमिनिस्टर कौन करता है? LIC करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो 18 से 50 साल की अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो ये स्कीम के अंदर एनरोल करने के लिए। बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो सम अश्योर्ड कितना मिलेगा? 2 लाख मिलेगा। प्रीमियम आपने कितना पे करना है ईयरली बेसिस के ऊपर? 436, ठीक है। अगर यहाँ पे एप्रोप्रिएशन की बात करी जाए तो इंश्योरेंस कंपनी लेगी 395, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट लेंगे 30, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए रखा जाएगा 11, ठीक। अभी हम सेकंड स्कीम डिस्कस करते हैं दैट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अभी इसके नेम से इसका ऑब्जेक्टिव ड्राइव करने की कोशिश करो कि सुरक्षा प्रोवाइड करनी। ये जो स्कीम है ये बेसिकली क्या करेगी? ये स्कीम जो है बेसिकली सुरक्षा प्रोवाइड करेगी किससे? अगर यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से, अगर यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से डेथ देखने को मिली या फिर डिसेबिलिटी देखने को मिली, या फिर डिसेबिलिटी देखने को मिली, तो उससे यहाँ पे जो है आपको कवर जो है ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बेसिकली इन वजह से एक्सीडेंट की वजह से अगर आपको डेथ या डिसेबिलिटी देखने को मिली तो यहाँ पे जो आपको बेनिफिट है वो प्रोवाइड करा जाएगा ये स्कीम के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में ये स्कीम के बारे में। तो अगर मैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करूं तो ये क्या है? ये है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। ये है 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान। वो क्या था? 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस प्लान। कंपैरिजन ध्यान में रखिएगा, वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा, कीवर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? 1 ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान। वो क्या था? 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। इसको आप रीन्यू कर सकते हो एनुअली। जीवन ज्योति में भी हमने डिस्कस करा था कि उसको भी रीन्यू करा जा सकता है एनुअली। ये कवर प्रोवाइड करेगा अगर यहाँ पे पर्सन की डेथ हुई या डिसेबिलिटी हुई, किस वजह से? एक्सीडेंट की वजह से। लेकिन जीवन ज्योति में हमने डिस्कस करा था कि अगर वहां पे डेथ हुई ड्यू टू एनी रीजन तो आपको यहाँ पे जो लाइफ कवर है वो मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर डेथ या डिसेबिलिटी हुई एक्सीडेंट की वजह से, सुरक्षा प्रोवाइड करनी है ना किससे? एक्सीडेंट से, ये स्कीम के अंदर, तो आपको यहाँ पे कवर जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। दोनों स्कीम्स को रिलेट करके देखो तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। आपको ध्यान में रहेगा कि उसका कीवर्ड क्या था एंड ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसमें हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। एडमिनिस्टर कौन करेगा? जीवन ज्योति बीमा को कौन एडमिनिस्टर कर रहा था? LIC।
ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एंड अगर मैं सुरक्षा बीमा योजना की बात करूं तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी, या फिर कोई भी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन पार्टनरशिप विद बैंक्स या पोस्ट ऑफिसेस, ठीक है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना था, 18 से 50 साल, यही मैंने आपको बताया। लेकिन अगर मैं सुरक्षा बीमा योजना की बात करूं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, 18 से 70 है, ठीक है। 18 से 70 साल तक जो है आप एलिजिबल हो ये स्कीम के अंदर एनरोल करने के लिए, लेकिन आपके पास बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो वो स्कीम के अंदर भी आपको कितना बेनिफिट प्रोवाइड करा जा रहा था, 2 लाख, है ना। सम अश्योर्ड कितना था, 2 लाख। ये स्कीम के अंदर भी सम अश्योर्ड कितना है, 2 लाख। एंड प्रीमियम कितना पे करना है आपने, 20। वो स्कीम के अंदर कितना प्रीमियम पे करना था, 436। ये स्कीम के अंदर आपने कितना प्रीमियम पे करना है, 20 प्रीमियम जो है ये पे करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कवर मिलेगा वो कितना है, 2 लाख। वहां पे भी जो कवर मिलना था वो कितना था, 2 लाख। लेकिन यहाँ पे एक और एड ऑन पॉइंट है, बेसिकली वो क्या है कि अगर यहाँ पे पार्शियल डिसेबिलिटी हुई, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो है कवर मिलेगा डेथ के लिए भी एंड डिसेबिलिटी के लिए भी, है ना। डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे आपको कवर जो है वो मिलेगा अगर यहाँ पे डेथ या डिसेबिलिटी हुई ड्यू टू एक्सीडेंट। ये कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डिसेबिलिटी को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है कि अगर तो कंप्लीट डिसेबिलिटी है या पार्शियल डिसेबिलिटी है। अगर तो कंप्लीट डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे 2 लाख का कवर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो वो केस में 1 लाख का कवर जो है ये प्रोवाइड करा जाएगा। पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख का जो कवर है ये प्रोवाइड करा जाएगा। पार्शियल डिसेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, जैसे आपका 1 हैंड, 1 लेग, 1 आई, इस तरीके से इफेक्ट हुआ है एक्सीडेंट में, है ना, तो वो पार्शियल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। वो केस में जो कवर है वो है 1 लाख रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर कंप्लीट डिसेबिलिटी है या डेथ है ड्यू टू एक्सीडेंट तो वो केस में कितना कवर है, 2 लाख रुपीज, ठीक। तो एक बार के लिए रिकॉल करें, ठीक है। दोबारा से जो की पॉइंट्स हैं सुरक्षा बीमा योजना के, इनको एक बार के लिए रिकॉल करते हैं। सबसे पहला, ये जो स्कीम है ये कवर करती है आपका 1 ईयर, ये है क्या, ये है 1 ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान, जिसको आप रीन्यू करवा सकते हो एनुअली। एंड यहाँ पे जो डेथ है वो कवर करी जाएगी ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है। डिसेबिलिटी है वो कवर करी जाएगी ड्यू टू एक्सीडेंट। एडमिनिस्टर कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एलिजिबिलिटी क्या है, 18 से 70 साल। बेनिफिट्स यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, सम अश्योर्ड 2 लाख, अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 1 लाख, ठीक है। कंप्लीट डिसेबिलिटी है तो 2 लाख। प्रीमियम कितना पे करना है ये स्कीम के अंदर, ₹20, ठीक। अभी जो हम हैं एक कंपैरिजन देखते हैं दोनों स्कीम के अंदर। आई होप सो कि अभी तक आपको दोनों स्कीम्स के रिलेटेड जो की पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए हों, लेकिन एक बार के लिए कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ये क्या है, एक तरफ मैंने लिखा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक तरफ लिखा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। इंश्योरेंस स्कीम टाइप की बात करूं तो ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। ये कवर करेगी डेथ या डिसेबिलिटी अगर एक्सीडेंट की वजह से हुआ। ये कवर करेगी अगर किसी भी कारण की वजह से अगर डेथ हुई तो यहाँ पे आपको जो सम अश्योर्ड है वो मिलेगा, ठीक है। प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो प्रीमियम कितना पे करना है आपने, सुरक्षा बीमा योजना में 20 एंड आपका जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें 436। लेकिन जब ये स्कीम आई तब प्रीमियम कितना था, 12 इन केस ऑफ सुरक्षा बीमा योजना, एंड जीवन ज्योति के केस में कितना था, 330। तो 2022 में जो है ये रिवाइज करा गया है, ठीक है। 20 ध्यान में रखिएगा सुरक्षा बीमा योजना के लिए, एंड 436 आपका है जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए। एज लिमिट हमने डिस्कस करा, जीवन ज्योति में 18 से 50 साल है, सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 साल है। प्रीमियम आपने पे करना है 70 साल तक। आपने यहाँ पे एनुअल बेसिस के ऊपर है ना, हर साल रीन्यू होता जाएगा, हर साल आप पे करते जाओगे। यहाँ पे 50 ईयर तक पे करना है। मान लो कि कोई पर्सन जो है 49 ईयर का है ना, कोई पर्सन जो है 49 ईयर का है, वो ये स्कीम के अंदर एंटर होता है, तो उसने कब तक प्रीमियम पे कर सकता है, 55 तक। वैसे ये जो स्कीम है एज क्राइटेरिया कितना है, 18 से 50।
अगर एज क्राइटेरिया 18 से 50 है तो अगर कोई पर्सन 49 ईयर का है वो भी तो ये स्कीम के अंदर आएगा, वो भी तो ये स्कीम के अंदर आएगा, ठीक है। एंड वो जो पर्सन है वो प्रीमियम पे कर सकता है अप टू द एज ऑफ 55, ठीक। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही केसेस में आपको सम अश्योर्ड कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया और है कि अगर यहाँ पे डिसेबिलिटी हुई, पार्शियल हुई तो 1 लाख, कंप्लीट हुई तो 2 लाख यहाँ पे आपको जो लाइफ कवर है, जो आपको कवर है, इंश्योरेंस कवर है, वो मिलेगा अंडर सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। नेक्स्ट जो अभी हम स्कीम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो आई होप सो कि नेम से इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा हो कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, पेंशन बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। पेंशन बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करे जाएंगे ये स्कीम के अंदर किस सेक्टर को, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, किस सेक्टर को, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को। अभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा हुआ, जहां पे आपको गवर्नमेंट का जो है ना, अगर मैं कंपनी की बात करूं उसमें आपको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है ना प्रॉपर इस तरीके से जो रहते हैं कि भी आपने इस तरीके से पे करना है या ये क्राइटेरिया रहेगा, ये देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपके एग्रीकल्चरल लेबर हो गए है ना, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको जो लेबरर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। प्लांटेशन लेबरर्स की अगर मैं बात करूं, हैंडलूम वर्कर्स की अगर मैं बात करूं, स्ट्रीट वेंडर्स की अगर मैं बात करूं, है ना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की अगर मैं बात करूं, ये सारा आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है इसमें कवर होते हैं। तो स्पेसिफिकली ये जो सेक्टर है, ये जो वीकर सेक्शन है या ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है, इसको यहाँ पे जो पेंशन बेनिफिट है वो प्रोवाइड करने के लिए ये जो स्कीम है अटल पेंशन योजना, ये स्कीम लॉन्च करी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्कीम है बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो वर्कर को यहाँ पे कवर करेगी। ये स्कीम है क्या, या ये स्कीम का पर्पस क्या था स्कीम को लॉन्च करने का, सो दैट कि हम यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी जो है, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी जो है ये प्रोवाइड कर सकें सभी इंडियंस को, ठीक है। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी जो है ये प्रोवाइड कर सकें कि जब आप एक पर्टिकुलर एज जो है, पर्टिकुलर एज को क्रॉस कर जाओगे, यू विल बी गेट समथिंग, है ना, अपने सर्वाइवल के लिए यू विल बी गेटिंग समथिंग। तो पीरियोडिक बेसिस के ऊपर यहाँ पे जो है, मंथली बेसिस के ऊपर जो है यहाँ पे जो पेमेंट है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन ये प्रोवाइड करी जाएगी। ये जो पर्सन रहेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, अगर ये स्कीम के अंदर एनरोल करते हैं तो, ठीक है। ये स्कीम को एडमिनिस्टर कौन करेगा, डेफिनेटली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेंशन की। तो पेंशन के लिए अगर मैं रेगुलेटरी बॉडी की बात करूं, हमें पता है PFRDA, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है थ्रू नेशनल पेंशन सिस्टम जो है, ये जो स्कीम है अटल पेंशन योजना, इसको जो है एडमिनिस्टर करेगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एज ग्रुप 18 से 40 साल के बीच में हो तो आप ये जो स्कीम है इसके लिए एनरोल कर सकते हो। अगर मैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करूं तो उसमें एज क्राइटेरिया कितना था, 18 से 50 साल। अगर मैं सुरक्षा बीमा की बात करूं तो 18 ईयर से 70 ईयर हमें देखने को मिला। अटल पेंशन योजना की अगर बात करी जाए तो एज क्राइटेरिया कितना है, 18 से 40 साल, ठीक है। 18 से 40 साल के बीच में अगर आप हो तो आप ये स्कीम के लिए एनरोल कर सकते हो एंड प्रीमियम जो है ये आप पे करोगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं कि आपने कितना प्रीमियम पे करना है, ये डिपेंड करता है कि आपने पेंशन अमाउंट कौन सी चूज करी है। डिफरेंट यहाँ पे पेंशन अमाउंट है कि आप चाहते हो कि जब आप 60 ईयर के हो जाओ उसके बाद आपको 1000 जो है मंथली बेसिस के ऊपर मिले, या जब आप 60 ईयर के हो जाओ इसके बाद आपको 3000 जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर मिले, 2000 जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर मिले, 5000 जो है मंथली बेसिस के ऊपर मिले। तो जो आप यहाँ पे चूज करोगे, व्हाट विल यू गेट आफ्टर यू आर अचीविंग द एज ऑफ 16, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कंट्रीब्यूशन, है ना, कि आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे। डेफिनेटली अगर आप 1000 चूज करोगे तो अकॉर्डिंगली प्रीमियम होगा, अगर आप 5000 चूज करोगे तो प्रीमियम की अमाउंट ज्यादा होगी, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो डिफर कर सकता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपने यहाँ पे चूज करी है पेंशन अमाउंट। बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो जब यहाँ पे पर्सन 60 ईयर का हो जाएगा, 40 ईयर तक आपने यहाँ पे प्रीमियम जो है वो पे करना है, 40 ईयर तक आपने प्रीमियम जो है वो पे करना है। एंड इसके बाद जब आप 60 ईयर के हो जाओगे, 60 ईयर की एज से आपको यहाँ पे गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन जो है वो मिलने लग जाएगी, या तो 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा चूज करा है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो प्रीमियम है वो पे करना है,
ठीक है। तो 1000, 2000, 3000 ये जो है मंथली जो पेंशन है ये प्रोवाइड करी जाएगी डिपेंडिंग कौन सा आपने सिलेक्ट करा है। जब आप 60 ईयर के हो जाओगे, कंट्रीब्यूशन कब तक करना है, 40 साल तक, एंड ये जो मिनिमम मंथली पेंशन है आपको मिलेगी कब से, एट द एज ऑफ 60, ठीक है। पेमेंट फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो जो ये कंट्रीब्यूशन है अटल पेंशन योजना में, आप चाहे तो मंथली बेसिस के ऊपर कर सकते हो कि हर महीने आपने इतना कंट्रीब्यूट करना है ना, या आप यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हो कि हर 3 महीने बाद मैंने इतना कंट्रीब्यूट करना है, या आप यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर कर सकते हो कि 6 महीने के बाद मैंने प्रीमियम जो है वो पे करना है, ठीक है। विड्रॉल की अगर मैं बात करूं तो आप ये स्कीम से आप वॉलंटरली बेसिस के ऊपर अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको माननी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहा होगा, कोई इंटरेस्ट होगा, वो डिडक्ट करा जाएगा, उसके बाद आप जो है ये स्कीम से विड्रॉ कर सकते हो। जब ये स्कीम आई थी ना 2015 में, तो जिन्होंने तब वो साल में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करा तब गवर्नमेंट का भी को कंट्रीब्यूशन था। अगर आपने 2015 में ही कंट्रीब्यूट करा ना तो वो केस में यहाँ पे गवर्नमेंट का भी को कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता था। तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का को कंट्रीब्यूशन है उसको भी डिडक्ट करके आप जो है ये स्कीम से विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है अटल पेंशन योजना। आई होप सो तीनों स्कीम जो है, तीनों स्कीम के कीवर्ड को ध्यान में रखिएगा, तीनों स्कीम जो है आपको क्लियर हुई हो। अब ये जो तीनों स्कीम्स है इनके साथ रिलेटेड अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम। तो आपने यहाँ पे एनुअल कितना प्रीमियम जो है पे करना है, क्या 200 है, 330 है, 12 है, या नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बोला था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो प्रीमियम है वो कितना है, 436। प्रीमियम जो है वो कितना है, 436। तो पहले था 330 जो है पहले था, अगर आप ऑप्शन बी के लिए बोल रहे हो तो 330 था, लेकिन पहले 2022 के बाद इसे रिवाइज करा गया है अप टू 436। तो इसमें कोई भी ऑप्शन में 436 नहीं मिल रहा आपको, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट इज, अगर आपने स्कीम्स को अच्छे से समझा है तो आप क्विकली आंसर कर लोगे ये जो क्वेश्चंस हैं अभी, ठीक है। व्हाट अमाउंट इज गारंटीड अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम। तो क्या यहाँ पे जो अमाउंट है, सम अश्योर्ड जो है वो कितना है, क्या 1 लाख है, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो चाहे मैं जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करूं, चाहे मैं सुरक्षा बीमा योजना की बात करूं, दोनों ही केसेस में सम अश्योर्ड कितना था, 2 लाख। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन बी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन बी, 2 लाख। The next is, how is the premium payment done for प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। क्या आप यहाँ पे मंथली बेसिस के ऊपर पे करोगे, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, हाफ ईयरली या एनुअली। तो चाहे मैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करूं, चाहे मैं सुरक्षा बीमा योजना की बात करूं, चाहे मैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करूं, दोनों ही केसेस में यहाँ पे जो प्रीमियम है ये एनुअली बेसिस के ऊपर है। हम यहाँ पे रीन्यू करवा सकते हैं ना, 1 ईयर वो लाइफ इंश्योरेंस कवर है, 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस कवर है एंड 1 ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है, यानी 1 साल के बाद आप रीन्यू करवा सकते हो बाय पेइंग द प्रीमियम। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का, इट्स ऑप्शन डी, एनुअली। लेकिन अगर मैं अटल पेंशन योजना की बात करूं तो अटल पेंशन योजना में आपके पास ऑप्शन है कि चाहे आप मंथली पे करो, चाहे क्वार्टरली पे करो, चाहे हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर पे करो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is correct about the प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना's एज लिमिट। तो एज क्राइटेरिया कितना था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, एज क्राइटेरिया के साथ रिलेटेड क्या मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो 18 से 50 साल तक के जो लोग हैं, है ना, वो एनरोल कर सकते हैं ये स्कीम के अंदर, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि पीपल बिटवीन एजेस ऑफ 18 to 50, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आपको ऑटो डेबिट फैसिलिटी जो है ये भी प्रोवाइड करी जाएगी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। प्राइमरी केवाईसी की अगर मैं बात करूं बैंक अकाउंट के लिए, वो क्या रहेगा, आधार, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है।
तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, तो ये क्या रहेगा, ऑप्शन डी। सारे ही यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अंडर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम अंडर सुरक्षा बीमा योजना। तो सुरक्षा बीमा योजना के अंदर एनुअल प्रीमियम कितना था। सुरक्षा बीमा इज अ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर एंड इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एनुअल कवर जो है, एनुअल प्रीमियम जो है वो कितना है, इट्स ₹20। पहले कितना था 12 एंड 2022 के बाद इसे रिवाइज करा गया है 20, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे कवर की बात करी जाए, जो सम अश्योर्ड मिलेगा वो 2 लाख एंड अगर यहाँ पे डिसेबिलिटी हो जाए चाहे पार्शियल हो तो 1 लाख, कंप्लीट डिसेबिलिटी हो तो 2 लाख यहाँ पे जो आपको कवर है वो मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द सम अश्योर्ड अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम इन केस ऑफ अ पार्शियल डिसेबिलिटी। तो पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में अभी हमने डिस्कस करा, पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में सम अश्योर्ड कितना है, इट्स ₹1 लाख। कंप्लीट डिसेबिलिटी होगी तो वो केस में कितना है 2 लाख। अगर डेथ हो जाए ड्यू टू एक्सीडेंट तो सम अश्योर्ड कितना है 2 लाख, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है, इट्स ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो दोनों ही स्कीम्स हमने कवर करी हैं। डू लेट मी नो कि कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इनकरेक्ट लग रही है। ध्यान से देखिएगा, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, करेक्ट नहीं पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये सही है। एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऑफर पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। सुरक्षा बीमा योजना जो है एक्सीडेंटल कवरेज जो है ये प्रोवाइड करता है। एंड सेकंड स्टेटमेंट लिखा है सुरक्षा बीमा योजना ऑफर लाइफ इंश्योरेंस, ऑपोजिट लिख रखा है ना। सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल कवरेज प्रोवाइड करता है एंड जीवन ज्योति लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट। हमसे पूछा ही क्या गया था, इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बेसिकली क्यों डाला गया है कि आप ध्यान से जो क्वेश्चन है इसको रीड आउट करो। आप क्वेश्चन में इनकरेक्ट वर्ड नहीं पढ़ोगे। आपने स्टेटमेंट देखा, आपने देखा कि ये स्टेटमेंट सही है, आप ये ऑप्शन को करेक्ट मार्क कराओगे, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन को जो है ट्वाइस रीड करना है, उसके बाद आपने ऑप्शन जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, इनकरेक्ट वन पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट इज एज क्राइटेरिया इन रिलेशन टू प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ऑल इंडियन सिटीजन बिटवीन 21 to 65, ऑल इंडियन सिटीजन बिटवीन 18 to 50 ईयर, ऑल इंडियन सिटीजन बिटवीन 25 to 60 या फिर 18 to 70। तो क्या एज क्राइटेरिया है अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो एज क्राइटेरिया हमने पहले ही डिस्कस करा था, कितना है, इट्स ऑप्शन बी। ऑल इंडियन सिटीजन बिटवीन 18 to 50 years of age are eligible to enroll अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8 इज व्हाट, इट्स ऑप्शन बी, ठीक। सुरक्षा बीमा की अगर मैं बात करूं तो 18 से 70 साल, ठीक। एंड अटल पेंशन योजना की केस में एज क्राइटेरिया कितना था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, डू लेट मी नो व्हाट इज द एज क्राइटेरिया इन केस ऑफ अटल पेंशन योजना। जीवन ज्योति के केस में हमने डिस्कस कर लिया, सुरक्षा बीमा योजना के केस में मैंने आपको दोबारा से बता दिया। अटल पेंशन योजना में क्या एज क्राइटेरिया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फॉर लॉस डिसेबिलिटी फॉर बोथ द ऑर्गन्स, ईदर बोथ हैंड्स, लेग्स और आई। ₹1 लाख, ₹2 लाख, नो सच बेनिफिट एंड ₹5 लाख। तो क्या करेक्ट स्टेटमेंट है इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो मैंने दोनों, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये तो आप कंप्लीटली डिलीट कर दोगे, है ना, एलिमिनेट कर दोगे ये ऑप्शन, क्योंकि दो स्कीम हमने पढ़ी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड दूसरी पढ़ी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोनों ही केसेस में सम अश्योर्ड कितना था, 2 लाख। दोनों ही केसेस में सम अश्योर्ड कितना था, 2 लाख। लेकिन सुरक्षा बीमा योजना में मैंने आपको बताया कि अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो वो केस में 1 लाख है ना। कंप्लीट डिसेबिलिटी है तो वो केस में 2 लाख ही मिलेगा।
एंड जीवन ज्योति में हमने डिस्कस करा कि अगर यहाँ पे डेथ हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, है ना, लाइफ कवर जो है आपको मिलेगा अंडर जीवन ज्योति बीमा योजना। तो जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के केस में यहाँ पे बोल रहा है कि अगर यहाँ पे ईदर हैंड्स, है ना, या बोथ हैंड्स या बोथ लेग्स जो है यहाँ पे डिसेबिलिटी जो है वो हमें देखने को मिली, तो ये केस में लाइफ कवर कितना है। तो हमें पता है कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ना। एक्सीडेंट कवर जो आपका है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर जो है आपका कवर करती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ना कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? इट्स ऑप्शन सी। ये चीजों के लिए यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, नो सच बेनिफिट, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये किसमें कवर करी जाती हैं? ये कवर करी जाती हैं आपकी सुरक्षा बीमा योजना में, ये कवर करी जाती हैं आपकी सुरक्षा बीमा योजना में, ठीक है। कि अगर डिसेबिलिटी हुई, लॉस हुआ ऑर्गन्स का, इधर बोथ हैंड्स आई, ये आपका है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर कवर, ठीक। देन नेक्स्ट इज which of the following scenario best describe when the प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी might end, ठीक है, कि जो आपने एनरोल करा है अगर ये स्कीम के अंदर, तो यहाँ पे जो है आप एलिजिबल नहीं रहोगे ये स्कीम के अंदर रहने के लिए। कौन सा सिनेरियो यहाँ पे करेक्ट है? सबसे पहला, इनसफिशिएंट बैलेंस इन सेविंग बैंक अकाउंट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 55, क्लोजर ऑफ अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक, ऑल दी अबव। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या सिनेरियो है जहां पे आप एलिजिबल नहीं होगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए। तो आप जब एलिजिबल होगे वो क्राइटेरिया ध्यान में रख लो, जब आप एलिजिबल होगे आप वो क्राइटेरिया ध्यान में रख लो, है ना। क्या था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? कि सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, है ना, या पोस्ट ऑफिस में जो है अकाउंट होना चाहिए। एज क्राइटेरिया था 18 से 50 साल, लेकिन अगर आप 49 ईयर में मान लो एंटर करें तो 55 ईयर तक आप प्रीमियम पे कर सकते हो, है ना। एंड इसके बाद हमने देखा था कि ऑटो डेबिट फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड करी जाती है ये स्कीम के अंदर, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है? इनसफिशिएंट बैलेंस इन सेविंग बैंक अकाउंट। तो अगर मान लो एनुअल बेसिस के ऊपर रीन्यू होना है स्कीम ने, आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, प्रीमियम पे ही नहीं करा, तो क्या ये स्कीम के अंदर कवर होंगे? नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन बी, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 55, आप एंटर कब तक कर सकते हो? 18 से 50 साल तक कर सकते हो, ना कि 55 ईयर तक। 55 ईयर तक आप प्रीमियम पे कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एंटर करा है 49 ईयर में, यही एज क्राइटेरिया का जो गैप है इसके अंदर अगर आपने एंटर करा है तो आप प्रीमियम पे कर सकते हो 55 तक। ऐसा नहीं है कि आप 55 तक ये स्कीम के अंदर एनरोल हो सकते हो, ठीक है। देन क्लोजर ऑफ अकाउंट, हमने क्राइटेरिया यही पढ़ा था कि भाई अकाउंट होना चाहिए, चाहे पोस्ट ऑफिस में चाहे बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए। आपने अकाउंट ही बंद करवा दिया तो किस तरीके से आप प्रीमियम पे करोगे, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है? करेक्ट है। ये भी सिनेरियो क्या है? करेक्ट है, कि जिस केस में यहाँ पे जो है आप जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, इसके जो बेनिफिट्स हैं ये आप नहीं ले पाओगे या इसके अंदर कवर नहीं होगे अगर ये सारी चीजें हुई। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट्स ऑप्शन डी, ऑल द अबव, ठीक है। इट्स ऑप्शन डी, ऑल द अबव। देन नेक्स्ट इज अबाउट अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना को एडमिनिस्टर कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन सी है अटल पेंशन योजना की? क्या IRD है, DA है, PFRDA है, LIC या RBI? तो ये है पेंशन योजना। तो पेंशन योजना के लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो करेक्ट आंसर क्या है? इट्स ऑप्शन बी। इट्स नॉट इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट्स PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। एंड अगर मैं सुरक्षा बीमा योजना की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने डिस्कस करा था आपका जनरल इंश्योरेंस कंपनी कवर है। जीवन ज्योति की बात करूं तो LIC जो है ये एडमिनिस्टर करती है आपका जीवन ज्योति स्कीम को, ठीक है। इंश्योरेंस के लिए हमें देखने को मिलता है IRD। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अटल पेंशन योजना? तो अटल पेंशन योजना लाई ही क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या गोल था अटल पेंशन योजना को लाने के लिए? ऑफर लाइफ इंश्योरेंस टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया,
प्रोवाइड पेंशन बेनिफिट टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर, टू गिव हेल्थ केयर बेनिफिट टू दोज इन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस ग्रुप, टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस इन द इवेंट ऑफ डेथ फ्रॉम व्हाटएवर कॉज। सो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का? तो अटल पेंशन योजना है डेफिनेटली प्रोवाइडिंग द पेंशन बेनिफिट्स। किनको पेंशन बेनिफिट प्रोवाइड करना है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इट्स ऑप्शन बी। लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है ये आपका जीवन ज्योति कवर करता है, एंड एक्सीडेंटल की वजह से अगर हो तो सुरक्षा बीमा योजना, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंड आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रोवाइड इंश्योरेंस अगेंस्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड पार्शियल और फुल डिसेबिलिटी फॉर द पीपल ऑफ एज ग्रुप इन 18 to 70। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ तक। एंड एज क्राइटेरिया कितना है? 18 से 70 साल, ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। एंड ये आपको एक्सीडेंटल कवरेज प्रोवाइड करेगा, पार्शियल या कंप्लीट डिसेबिलिटी जो कवरेज है ये प्रोवाइड करेगा ड्यू टू एक्सीडेंट। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रोवाइड इंश्योरेंस अगेंस्ट डेथ इन एनी मैनर टू द पीपल अप टू द एज ऑफ 60। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमने एज क्राइटेरिया देखा था 18 से 50 साल। क्या था एज क्राइटेरिया? 18 से 50 साल। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी फिर? गलत। अंडर अटल पेंशन योजना इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, जिन्होंने भी ये स्कीम के लिए सब्सक्राइब करा है, प्रीमियम पे करता है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो वो केस में बेनिफिट किसको मिलेगा? डेफिनेटली हिज और हर स्पाउस जो है वो बेनिफिशियरी रहेंगे इन केस ऑफ अटल पेंशन योजना। फिर उनको जो है मंथली बेसिस के ऊपर यहाँ पे जो पेंशन है वो प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या रहेगा? स्टेटमेंट 1 and 3 जो है ये करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? इट्स ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए करेक्ट आंसर क्या है? इट्स ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mr. X whose date of birth is 1st January 1980 comes over to the SBI on 24 December 2020 to subscribe to Atal Pension Yojana. Is he eligible to enroll under Atal Pension Yojana? तो एक केस जो है बेसिकली डिस्कस करा गया है। नो डाउट स्कीम आई ही कब है? 2015 में, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, है ना, क्लैरिटी पर्पस के लिए यहाँ पे जो है ये जो केस स्टडी है ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे मान लो कि जो पर्सन एक्स है, पर्सन एक्स का डेट ऑफ बर्थ हमें गिवन है 1 जनवरी 1980, ठीक है, 1 जनवरी 1980। एंड ये स्कीम के अंदर एनरोल होने के लिए कब पहुंचे? 24 दिसंबर 2020, है ना, 24 दिसंबर 2020 को ये एसबीआई बैंक के पास पहुंचे कि भाई मुझे तो एनरोल करना है अटल पेंशन योजना में। तो क्या ये जो है पर्सन एनरोल कर सकता है? यस, ही इज स्टिल अंडर द कैटेगरी टू एलिजिबल अंडर अटल पेंशन योजना। नो, ही हैज क्रॉस द एज। द केस विल बी रेफर टू द कंट्रोलिंग ऑफिस फॉर सैंक्शनिंग, या नन ऑफ द अबव। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज करके जरा बताओ कि कौन सी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रही है। क्या ऑप्शन ए, बी, सी या डी? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एक बार के लिए जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर मार्क करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली जो है एज क्राइटेरिया जो है आपसे इनडायरेक्टली पूछा गया है कि एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या वो बंदा एलिजिबल है अटल पेंशन योजना के लिए, तो 1980 का उसका बर्थ है, 2020 में वो आ रहा है, तो 40 इयर्स तो हो गए, है ना, 40 इयर्स तो हो गए। हमें पता है कि जो अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना में एज क्राइटेरिया कितना है? 18 से 40 साल। तो अभी बताओ क्या ये पर्सन एलिजिबल हुआ, या फिर इसने क्रॉस कर दी एज, या फिर ये जो केस है ये रेफर करा जाएगा कंट्रोलिंग ऑफिस को फॉर सैंक्शनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 40 इयर्स की बात करूं, ये 40 ईयर कब होंगे? 1 जनवरी 2021 को। कब होंगे? 1 Jan 2021। लेकिन ये पहले ही पहुंच गया, 6 दिन पहले ही पहुंच गया है ये बैंक के पास, तो क्या एलिजिबल हुआ? अभी 40 ईयर का होने में कुछ दिन बाकी हैं, 40 ईयर का कंप्लीट होने में कुछ दिन बाकी हैं। डेफिनेटली ही इज एलिजिबल, डेफिनेटली ही इज एलिजिबल। 1 जनवरी 2021 जब आएगा, आफ्टर दैट ही इज नॉट एलिजिबल, है ना, 7 डेज के बाद ही इज नॉट एलिजिबल। लेकिन अभी तो वो एलिजिबल है,
40 इयर्स का भी हुआ नहीं है, कुछ डेज जो है वो बाकी हैं, तो वो क्या है, एलिजिबल है ये स्कीम के अंदर एनरोल करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो करेक्ट आंसर क्या है? इट्स ऑप्शन ए, यस ही इज स्टिल अंडर द एज कैटेगरी टू एलिजिबल अंडर अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट्स ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप, व्हाट इज द मिनिमम पेंशन? Next question is question number 15. What is the minimum pension amount guaranteed under अटल पेंशन योजना? तो हमने ऊपर डिस्कस करा था ना कि डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो आपको मिनिमम पेंशन है वो प्रोवाइड करी जाएगी एट द एज ऑफ 60, है ना, एट द एज ऑफ 60। वहां पे हमने देखा था 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000, है ना। तो बताइए फिर क्या मिनिमम अमाउंट है यहाँ पे? क्या 1000 है, 3000, 5000 या नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, आप में से बहुत स्टूडेंट्स जो है हो सकता है उन्होंने ऑप्शन ए को यहाँ पे जो है ऑप्ट करा, है ना। 1000 जो है मिनिमम अमाउंट आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो अमाउंट है ना ये मंथली बेसिस के ऊपर है। ये जो अमाउंट है ना ये मंथली बेसिस के ऊपर है, ना कि एनुअल बेसिस के ऊपर, ना कि एनुअल बेसिस के ऊपर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? इट्स ऑप्शन डी। अगर यहाँ पे मंथली लिखा होता ना कि 1000 मंथली, 3000 मंथली, देन ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता कि आपको जो है जब आप 60 ईयर की एज के हो जाओगे आपको 1000 पर मंथ जो है पेंशन प्रोवाइड करा जाएगा, है ना। अगर मंथली होता तो ऑप्शन ए करेक्ट होता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअली, तो इनमें से कोई भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या है? इट्स ऑप्शन डी। अगर आपने अच्छे से समझा है, कंसेप्ट क्लियर है अबाउट दीज स्कीम, डेफिनेटली आप जो भी लूप होल्स हैं, जो भी इनडायरेक्टली लिखा होगा, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। हमने देखा था कि 1000, 2000, 3000 मंथली जो है यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड करी जाएगी, लेकिन मंथली बेसिस के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा उन्होंने चूज करा है उसके अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करा होगा ये स्कीम के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? इट्स ऑप्शन डी। एंड 1000 क्यों नहीं है, ऑप्शन ए क्यों नहीं है? आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो अटल पेंशन योजना के रिलेशन में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज द मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना। ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ओनली वन मेंबर ऑफ ए फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं ये जो स्कीम अटल पेंशन योजना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक फैमिली में एक मेंबर जो है वही ये जो स्कीम है उसके अंदर एनरोल कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप एज क्राइटेरिया, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे हो, यू आर एलिजिबल टू एनरोल अंडर द स्कीम। ठीक, सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटीड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ। ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब करा है ये स्कीम के लिए, अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनके स्पाउस को यहाँ पे जो बेनिफिट है, मंथली पेंशन जो है वो मिलेगी, जो भी कंट्रीब्यूट करा होगा सब्सक्राइबर ने उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या है, हमसे करेक्ट वन ही पूछा गया है, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट लग रही है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज एडमिनिस्ट्रेड बाय LIC या फिर अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन पार्टनरशिप विद बैंक और पोस्ट ऑफिस। इंश्योरेंस प्रीमियम टू LIC या इंश्योरेंस कंपनी इज 289 पर एनम पर मेंबर अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना इज एडमिनिस्ट्रेड बाय PFRDA थ्रू नेशनल पेंशन सिस्टम। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सही लग रही है? क्या सारी स्टेटमेंट सही है? देन गो फॉर ऑप्शन डी। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, देन गो फॉर ऑप्शन ई। डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको सही लग रही है, गो फॉर दैट। तो अगर मैं सुरक्षा बीमा योजना की बात करूं तो क्या सुरक्षा बीमा योजना जो है ये LIC एडमिनिस्टर करता है? जीवन ज्योति बीमा योजना LIC एडमिनिस्टर करता है। सुरक्षा बीमा योजना जो है आपका जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एडमिनिस्टर करती है। ठीक है,
सुरक्षा बीमा योजना की अगर मैं बात करूं, क्या पीएफआरडीए एडमिनिस्टर करता है? नो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना को एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट क्या होगी? गलत। ये भी स्टेटमेंट क्या होगी? गलत। सेकंड स्टेटमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम टू एलआईसी, तो यहाँ पे बात करी गई है एप्रोप्रिएशंस की, यहाँ पे बात करी गई है एप्रोप्रिएशंस की। तो एप्रोप्रिएशन हमने डिस्कस करा था इन केस ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना, कि अगर आप डिपेंडिंग अपॉन कौन से क्वार्टर का प्रीमियम पे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट करा जाएगा वो प्रीमियम अमाउंट को बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी क्या 289 का प्रीमियम लेगी। तो अगर मैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की बात करूं, वो केस में अगर आप एनुअल प्रीमियम पे कर रही हो 436, तो मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस कंपनी इसमें से कितना लेगी? 395। इंश्योरेंस कंपनी लेगी कितना? 395। फिर हमने डिस्कस करा था कि जो आपका बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट है वो कितना लेगा? 30। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए रखा था 11। इनका सम कर दो, ये टोटल बनेगा 436, ठीक है। 289 की अगर मैं बात करूं ना, जब यहाँ पे प्रीमियम आप पे करते थे ना 330, प्रीमियम जब पे करते थे ना 330, पहले कितना प्रीमियम था? 330। तो जब 330 प्रीमियम पे करते थे ना, तब 289 रुपीज किसको जाते थे? इंश्योरेंस कंपनी को जाते थे, ठीक है। 330 जब प्रीमियम था तब 289 रुपीज जाते थे इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। ये भी ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इट्स ऑप्शन ई, ठीक है। तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था आज के सेशन का। आई होप सो कि जो टॉपिक है आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो एंड साथ ही साथ जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उसके साथ और क्लैरिटी हुई हो ये टॉपिक के रिलेशन में। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बीइंग बैंकर्स को शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने कलीग्स के साथ। एंड अगर आपकी कोई सजेशन रहती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल वेलकम योर सजेशंस एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रेक्टिफाई दैट लूपहोल्स दैट आर मेंशन्ड बाय यू इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है इसे वाइंड अप करती हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।